नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। विनेश फोगाट को बड़े भोजन ने दी मात, कुश्ती से कहा अलविदा। बांग्लादेश हिंसा, ढाका से विशेष विमान में 400 लोगों की भारत वापसी। राज्यसभा की 12 सीटों में 3 सितंबर को होगा उपचुनाव। ईडी की काम की गुणवत्ता पर सवाल, कोर्ट ने कहा सुधारें अपना कार्य। पेरिस ओलंपिक में बुधवार को जब विनेश फोगाट से स्वर्णिम सफलता की दुआ कर रहा था, तभी ऐसी खबर आई जिसमें सभी को स्तब्ध सा कर दिया। पदक पक्का कर चुकी विनेश का वजन 550 किलोग्राम वर्ग में महज 100 ग्राम अधिक पाया गया, जिसके बाद उन्हें फाइनल खेलने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण फैसले ने एक झटके में विनेश के पहले ओलंपिक पदक का सपना चूर कर दिया। भारतीय कुश्ती महासंघ IWF ने फैसले पर पुनर्विचार करने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के समक्ष अपील दायर की थी। विनेश का यह तीसरा और आखिरी ओलंपिक है। अयोग्य करार दिए जाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर भी आई। रिपोर्ट के अनुसार पानी की बहुत ज़्यादा कमी के कारण उन्हें खेल गांव में ही चिकित्सा सहायता लेनी पड़ी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PD ऊषा ने बताया कि उन्होंने विनेश से मुलाकात की और भारतीय ओलंपिक संघ, भारत सरकार और दूसरे देश के समर्थन का भी आश्वासन दिया है। विनेश फोगाट की मेडिकल टीम के प्रमुख डॉक्टर दिनसो पल्लीवाला ने बताया कि मंगलवार को 3 मुकाबले लड़ने के बाद विनेश के वजन में सामान्य से अधिक वृद्धि हुई थी। 6 अगस्त की रात विनेश का वजन 2 किलोग्राम बढ़ गया था, जिसके कारण वह रात भर स्कीपिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग करती रही, यहाँ तक कि उन्होंने डिहाइड्रेशन की समस्या आ गई। भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा कि अथक प्रयासों के बावजूद देश का वजन 50 किलोग्राम से अधिक पाया गया। अब सेमीफाइनल में विकेट से हारने वाली क्यूबा की यूसनेलिस गुजमैन लापेज को उनकी जगह फाइनल खेलना होगा। वहीं 8 अगस्त की सुबह विनेश फोगाट ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। हिंसाग्रस्त बांग्लादेश में बुधवार को 400 लोगों को भारत लाया गया। एयर इंडिया और इंडिगो ने ढाका के लिए विशेष उड़ानें संचालित की थी। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग में गैर जरूरी सेवाओं में कार्यरत कर्मियों और उनके परिवार के सदस्य भी वापस आ गए हैं। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि A321 नियो विमान से 6 बच्चों और 199 वयस्कों सहित 205 लोगों को बुधवार सुबह भारत लाया गया। वहीं इंडिगो ने एक बयान में कहा कि ढाका हवाई अड्डे के अस्थायी रूप से बंद होने के बावजूद इंडिगो ने ढाका से कोलकाता के लिए विशेष उड़ानें 6E8503 संचालित की, जिसमें करीब 200 लोग आए थे। एयर इंडिया ने कहा कि भारत और ढाका के बीच उड़ानों का संचालन दोबारा शुरू हुआ। कंपनी ने सभी प्रभावित लोगों से संपर्क किया है, साथ ही उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था की पेशकश की है। इंडिगो ढाका के लिए दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से एक दैनिक उड़ान, जबकि कोलकाता से 2 दैनिक उड़ानें संचालित करता है। एयर इंडिया दिल्ली से ढाका के बीच अपनी 2 दैनिक उड़ानों का संचालन बुधवार से बहाल करेगा। नई दिल्ली न राज्य की 12 राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। यह जानकारी बुधवार को निर्वाचन आयोग ने दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई अन्य सदस्यों के लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई थी। वहीं तेलंगाना, उड़ीसा की 2 सीटों के लिए भी उपचुनाव होना है। वहीं तेलंगाना के केशव राव ने BRS छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जबकि बीजेपी सांसद ममता मोहंता ने राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। आयोग ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 14 अगस्त को और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। आयोग ने बताया कि प्रत्येक राज्यसभा सीट के लिए 3 सितंबर को अलग अलग चुनाव होगा और उसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने अफसरों से 1 साल की योजनाओं का रोस्टर प्लान मांगा। IAS अमित नेगी को PMO में अहम जिम्मेदारी। 13 को तिरुचिरापल्ली और 32 को आंगनबाड़ी पुरस्कार। OPD में कैशलेस जांच और दवा की सुविधा जल्द। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में आयोजित सचिव समिति की बैठक में अफसरों से 1 साल की महत्वपूर्ण योजना का रोस्टर प्लान मांगा है। उन्होंने अफसरों को योजनाओं के निर्माण में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में किसी मुख्यमंत्री ने पहली बार सचिव समिति की बैठक ली। 3 घंटे से ज़्यादा समय तक चली बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने राजहित से जुड़े विषयों की नियमित समीक्षा पर जोर दिया। कहा कि श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना है। उन्होंने 1 साल की व्यापक जनित वाली योजनाओं का रोस्टर प्लान देने के निर्देश दिए। जिला प्रभारी सचिवों को समय समय पर मौके पर जाकर इन योजनाओं की समीक्षा करने की हिदायत दी गई। CM ने कहा कि विभिन्न
परियोजनाओं को दैवीय आपदा या अन्य किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए उनका सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए। पुराने पुलों, एसटीपी, जल विद्युत परियोजनाओं, सुरंगों और अन्य अवस्थापना से जुड़े कार्यों में सुरक्षा मानकों का पूर्णतया पालन किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार से जन माल का नुकसान न हो। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को जल्द ही कैशलेस ओपीडी के साथ ही कैशलेस पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच और दवाई की सुविधा मिलने जा रही है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से इस संदर्भ में नया प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट मंजूरी के बाद इस व्यवस्था के लागू होने की संभावना है। सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य योजना गोल्डन कार्ड स्कीम लागू की थी, जिसके तहत 200 से अधिक सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कर्मचारी पेंशनर को कैशलेस इलाज मिलता है। लेकिन यदि कोई कर्मचारी ओपीडी में डॉक्टर को दिखाता तो इस सूरत में कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिलती और लोगों के पैसे चुकाने पड़ते हैं। राज्य के कर्मचारी पेंशनर इस व्यवस्था से विरोध कर रहे थे। नए प्रस्ताव में राज्य की सभी बड़ी प्राइवेट लैब को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इस राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे ने सरकार से मांग की है कि योजना के तहत राज्य की अधिकांश लैब और मेडिकल स्टोर को शामिल किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। राज्य में 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर को इसका लाभ मिलेगा। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने राज्य स्त्री शक्ति तिलू रौतेली और राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी पुरस्कार घोषित कर दिए हैं। इस साल 13 महिलाओं को तिलू रौतेली और 32 को आंगनबाड़ी पुरस्कार लिए चयनित किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को देहरादून में आयोजित समारोह में उक्त पुरस्कार प्रदान करेंगे। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को चयनित नामों की घोषणा करते हुए बताया कि गुरुवार 8 अगस्त को वीरांगना तिलू रौतेली के जन्मदिन पर उक्त पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। रिस्पना पुल स्थित संस्कृति विभाग प्रेक्षागृह में आयोजित होने वाले इस समारोह के मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे। इनके तहत 51 हजार की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। रुद्रप्रयाग सोनप्रयाग में सेना का बना पुल बहा। गंगोत्री हाईवे बिशनपुर में 10 घंटे बाद खुला। घनश्याली में पहाड़ी मलबा आने से दुकानों पर खतरा। जखोली में भूस्खलन से 50 घर खतरे की जद में। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी पर सेना की ओर से बनाया गया अस्थायी पुल बहने से फिर राहत एवं बचाव कार्य में मुश्किलें पैदा हो गई है। बुधवार को पुल बहने के कारण गौरीकुंड से सोनप्रयाग आने वाले लोगों को मुनकटिया से पहाड़ी क्षेत्र में होते हुए सोनप्रयाग आना पड़ा। केदार घाटी में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद जमकर तबाही हुई है। कई सड़कें बंद हो गई है, पुल टूट गए हैं, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला था। केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग में करीब 150 मीटर लंबा पुल बनाया गया था। यहाँ से यात्रियों को रेस्क्यू कर पार कराया गया था। अब इस पुल के बहने से एक बार फिर परेशानी खड़ी हो गई। आगे राहत और बचाव कार्य में दिक्कत हो सकती है। लगातार मौसम खराब बना हुआ है। बारिश होने के कारण लगातार मुश्किलें बनी हुई है। अगस्त में भी लगातार बारिश होती रही है। अब पुल बहने से प्रशासन के सामने में समस्या खड़ी हो गई है। प्राथमिक प्रशासन के अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। व्यवस्था को देखा जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवा ने बताया कि सोनप्रयाग मंदाकिनी नदी पर सेना द्वारा केदारनाथ मार्ग पैदल मार्ग में फंसे तीर्थयात्री को सुरक्षित निकालने के लिए बनाया गया अस्थायी पुल नदी के बहाव में बह गया। परिवहन कर्मचारियों के आंदोलन को कर्मचारी संगठनों का समर्थन। पौड़ी की अंकिता ध्यानी को मिला तिलू रौतेली पुरस्कार। देहरादून अतिथि शिक्षकों ने किया सचिवालय को उच्च। अल्मोड़ा में प्लांट के लिए सैकड़ों पेड़ काट डाले। हल्द्वानी कालाढूंगी में निजी बस पेड़ से टकराई, हादसे में 11 यात्री घायल। कालाढूंगी काशीपुर से हल्द्वानी जा रही निजी बस गडप्पू पुलिस चौकी से आधा किलोमीटर पहले अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। हादसे में 11 यात्री घायल हो गए। पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया। 4 गंभीर घायलों को एसटीएस हल्द्वानी रेफर किया। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। हादसे के बाद बस चालक बस छोड़कर भाग गया। दोपहर करीब 3 बजे बस के पेड़ से जा टकराने पर यात्रियों में चीख पुकार मच गई। यात्रियों ने बताया कि सामने से आ रही कार को बचाने की टक्कर में बस बेकाबू हो गई। हादसे में 35 वर्षीय तारा बुढ़ाकोटी, पुत्र रामदत्त, 26 वर्षीय सूरज नैनवाल, कृष्णानंद आदि बहुत से लोग शामिल थे। पिथौरागढ़ पालिका के सीमा विस्तार के विरोध में किया धरना। पिथौरागढ़ में सीमेंट फैक्ट्री खोलने की कवायद तेज। पिथौरागढ़ नगर पालिका का सीमा विस्तार करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने डीएम कार्यालय के पास घटना स्थल में सांकेतिक धरना दिया है। वक्ताओं ने कहा कि 2019 में 5 गांव दौला, नेड़ा, बस्ते, एंचोली क्षेत्र को शामिल किया गया। वहां के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित चल रहे हैं।
अगर पालिका में नगर पास के गांव को इसमें शामिल करता है उसमें ग्रामीणों को काफ़ी नुकसान होगा। बुधवार को विधायक मयूख मेहर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के पास स्थित घटनास्थल का धरना किया। चैंसर, कासनी, ओठ माथा, नैनासैनी, कुसौली, पंडा, सुजई, पबदी, पौड़, ओढ़ेती, टकाड़ी, दाड़िम खुला सहित अन्य गाँव के पंचायत प्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर सरकार के फैसले पर आक्रोश व्यक्त किया है। सीमांत जनपद में प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री लगाने की कवायद एक बार फिर रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। केंद्र सरकार के MECL ने प्रदेश सरकार से चयनित स्थल में वन क्षेत्र व बिजली के पोलों की स्थिति की जानकारी के साथ NOC मांगी है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर NOC जारी होने के बाद शीघ्र फैक्ट्री के संचालन की कार्यवाही प्रारंभ होगी। सीमेंट उद्योग के लिए जरूरी कच्चे माल लाइमस्टोन, गंगोलीहाट और पिथौरागढ़ से लगे एक क्षेत्र में पर्याप्त भंडार है। भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन काम करने वाले मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड MECL ने राज्य सरकार से दोनों चयनित क्षेत्रों में वन क्षेत्र कितना है, कितने पेड़ आएंगे, इसके साथ ही वहां से बिजली की लाइन गुजर रही है अथवा नहीं बताते। यहाँ लाइमस्टोन के भंडार मिलने के बाद वर्ष 2023 में जीके सीमेंट, श्री और बांगर सीमेंट, अंबुजा अडानी ग्रुप की अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने उद्योग लगाने में रुचि दिखाई थी। कंपनियों ने अपने स्तर से भी यहाँ से सैंपल लिए थे। पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड समेत 3 सड़कें बंद, कई घंटों बाद खुली। पिथौरागढ़ में काली गोरी नदियों का जल स्तर फिर बढ़ा। बागेश्वर कांडा इंटर कॉलेज में कमरे की छत गिरी। बागेश्वर में अतिवृष्टि से 5 मकान ध्वस्त, सैकड़ों सड़कें बंद। कांडा इंटर कॉलेज बीजेपुर में एक कक्ष की छत टूटकर गिर गई। इस कक्ष के पास दूसरे कमरे में बच्चे मध्याह्न भोजन कर रहे थे। छत गिरते ही बच्चों और शिक्षकों में भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही अभिभावक भी स्कूल पहुंच गए। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। हालांकि स्कूल में मौजूद सभी लोग सुरक्षित है। जिले में मंगलवार रात में बुधवार दोपहर तक भारी बारिश रही। मौसम विभाग ने जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, इस बार प्रशासन ने अवकाश घोषित नहीं किया था। इस कारण जिले के विद्यालय खुले रहे। बुधवार सुबह इंटर कॉलेज बीजेपुर में एक कक्ष की छत टूटकर गिर गई। जिस कमरे की छत गिरी उसके बाद बगल के कमरे में बच्चे मध्याह्न भोजन कर रहे थे। छत गिरने की आवाज़ सुनते ही वहां मौजूद बच्चों, शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों से में भगदड़ मच गई। विद्यालय में 150 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर यशोदा जोशी ने बताया कि जिस कमरे की छत गिरी है उसमें कक्षाएं नहीं चलती, उनके अतिरिक्त कक्ष के रूम में प्रयोग में लाया जाता है। छत गिरने से किसी को चोट नहीं आई, सभी सुरक्षित है। वहाँ शिक्षक अभिभावक संघ अध्यक्ष दया देवी, प्रशासन प्रबंधन समिति के नरेंद्र सिंह धामी ने कहा कि ऑरेंज अलर्ट के बावजूद प्रशासन ने अवकाश घोषित नहीं किया। यह लापरवाही बड़े हादसे की वजह भी बन सकती थी। रुद्रपुर में सैकड़ों घरों में घुसा पानी, 65 किए गए रेस्क्यू। रुद्रपुर मंगलवार रात अचानक कल्याणी नदी भारी बारिश के बाद उफान पर आ गई। नदी का पानी धीरे धीरे बस्तियों की ओर बढ़ने लगा। देर शाम से शुरू बारिश के बाद कल्याणी के बेग से सहमे लोग आशंकित थे कि कल्याणी कहीं रात को आफत बनकर ना टूटे। रात को करीब तीसरे पहर तक आंखों से नींद गायब रही और चिंता अपने बच्चों तौर पर गृहस्थियों के सामने थी। इसी बीच आधी रात को कल्याणी ने कहर बरपा दिया। कल्याणी का पानी तेजी से बस्तियों में घुसा और सैकड़ों लोगों के घरों में घुसने लगा, जिसके बाद बस्तियों में दहशत और पानी से होने वाली बर्बादी के बीच कोहराम सा मच गया। बुधवार को MDRF ने 65 लोगों की जान बचाई। बुधवार को आई जल आपदा के बीच आजाद नगर, जगतपुरा, 3 पानी डैम और शक्ति बिहार सबसे अधिक प्रभावित रहे। रात को लोगों को तेज से बड़े कल्याणी के पानी ने संभलने तक का मौका नहीं दिया। घरों और दुकानों में पानी घुसने से सामान आदि बर्बाद हो गए। जहां पानी अधिक था वहां लोगों ने जरूरी सामान समेटकर वहां से सुरक्षित स्थल तक निकल जाना है मुनासिब समझा। बुधवार सुबह होते ही प्रशासनिक अमला और पुलिस, MDRF और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मोर्चा संभाल चुके थे, लेकिन रात भर दहशत के बीच सैकड़ों लोग अपने घरों में कैद रहे। कई परिवार अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे।